अगर आप चाहते हैं कि कम टाइम में ज्यादा रिवीजन हो जाए तो उसके लिए फिर आपको मेरा पूरा साथ देना पड़ेगा। और मैंने जैसे कल आपको बता के भेजा था कि इतनी चीजें आपको तैयार करके आनी है ऑप्टिक्स में, मतलब ये पढ़ के आना था आपको सब कुछ, लेकिन फिर भी मैंने आकर के सबसे पहले आज हम लोग जब रे ऑप्टिक्स का रिवीजन करने बैठे तो ये आपको देखना चाहिए कि भैया कैसे स्टार्टिंग किए। यही तुम्हारा भी काम होना चाहिए। सबसे पहला काम करो कि सर सिलेबस को अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पर लिख डालो, ताकि आपको बार बार ये सोचना ना पड़े कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो पढ़ना है वो आपके सामने है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फार्मूला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड ऑप्टिकल फाइबर्स, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, लेंसेज के बारे में पढ़ना है। थिन लेंस फार्मूला, बताओ क्या होता है थिन लेंस फार्मूला? 1/v minus 1/u इक्वल टू 1/f। दिस इज द थिन लेंस फार्मूला। ये लेंस मेकर्स फार्मूला नहीं है, ये थिन लेंस फार्मूला है। क्लियर? बहुत अच्छे। फिर लेंस मेकर्स फार्मूला, फिर इसके बाद मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंसेज, है ना, पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन कॉन्टेक्ट और रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। समझ में आ रही बात? इन सारे टॉपिक को हम लोग 2 दिन में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मतलब 2 दिन, दोनों दिन आपका लगातार चीजें चलती रहेंगी, लेकिन आपको ध्यान से समझना है। पहले टॉपिक को डिस्कस करने में, मतलब मैं एक एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने शुरू करूंगा। देखिए सिंपल सी फंडा है कि ये सारे के सारे टॉपिक में कुछ भी ऐसा है नहीं जो आपको देखकर लग रहा हो। अब देखो यही होता है कि आपको देख के सारे लग रहे होंगे यार सब तो पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ तो है ही, इसमें कौन मना कर रहा है कि पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन इस पर बेस जब चीजें आती हैं पेपर में, वो हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया ना? क्योंकि मोटे मोटे तौर पर सबको पता है कि सर क्या कहना चाहते हैं ये चीज। ये टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको पता होगा 2 लॉ होते हैं। पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब किसी भी एक स्फेरिकल मिरर से या किसी भी एक प्लेन मिरर से, शाइनी सरफेस से लाइट टकराकर वापस लौटती है तो इस घटना को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इस रिफ्लेक्शन के 2 लॉ होते हैं इंपॉर्टेंट, है ना। फर्स्ट लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यही 2 लॉ हैं बस, इसके बाद कुछ नहीं। रही बात इसकी, मैंने आपको पढ़ाते समय ये भी बताया था कि इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, सब कुछ नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, देखो पढ़ाया मैंने बहुत कुछ है, लेकिन आपको इसको सिर्फ इसके हिसाब से चलना है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को केवल जानना है। उसके बाद ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो प्लेन मिरर होता है उससे बनने वाली इमेजेस के बारे में भी हमें जानना ही पड़ेगा, हालांकि हल्का फुल्का आइडिया रहना चाहिए, ठीक है ना। प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की खासियत होती है कि वो जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा होता है प्लेन मिरर से, उतनी ही दूर इमेज बनती है। जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा होता है उतनी दूर बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है। तो बताओ प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज वर्चुअल होती है या रियल होती है? वर्चुअल होती है। वेरी गुड, ठीक है ना। मतलब मिरर के केस में या कह लो रिफ्लेक्शन के केस में, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा होता है अगर उसके अपोजिट साइड इमेज बनती है तो वर्चुअल, और जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा होगा उसी साइड इमेज बनती है तो रियल। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। बहुत अच्छे। वर्चुअल के साथ इरेक्ट और रियल के साथ इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? बहुत अच्छे। हाँ, कोई मतलब ही नहीं है, सब इस तरह के क्वेश्चंस को करने का कोई मतलब नहीं बनता। मेरी बात समझ में ना? रिवीजन नहीं करेंगे, कारण क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं सिलेबस में, बस खाली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बेसिक आइडिया और सीधे स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है ना। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे और स्फेरिकल मिरर्स को पढ़ेंगे। आप करना चाहते क्वेश्चंस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो जाएगा, ठीक है ना। जिस ऑब्जेक्ट जितना दूर रखा होता है उतनी दूर इमेज बनती है प्लेन मिरर से। अब जिस तरह से आपका ऑब्जेक्ट चलेगा वैसे वैसे इमेज भी क्या होगी? करीब आएगी। तो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर के करीब जाता है वैसे वैसे इमेज भी ऑब्जेक्ट की ओर मूव करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब वहां पर रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगने लगता है और फिर उसकी वेलोसिटी हम लोग उस हिसाब से निकालते हैं जैसे रिलेटिव मोशन में निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है ना। अगर पढ़ना होगा, जानना होगा तो उसको अलग से जान लेना, ठीक है ना। तो स्फेरिकल समझ में आ गया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ बचा नहीं ऐसा जो बताने लायक हो। स्फेरिकल मिरर्स की बात करें अगर, सर स्फीयर से काटे गए टुकड़े, है ना, मिरर के स्फीयर से काटे गए। कोई स्फेरिकल मिरर का मतलब किसी भी एक स्फीयर से कट करके अलग कर लिया गया एक टुकड़ा, क्या कहलाता है हमारा स्फेरिकल मिरर। 2 टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स को कैसे कहते हैं? कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स मिरर
डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज ए डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर, बहुत अच्छे। कॉनकेव मिरर इज ए कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज को कॉनकेव मिरर कहां कन्वर्ज करता है? अपने फोकस पर। कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस कैसा होता है, रियल या वर्चुअल? रियल होता है, पता है ना ये बात? जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड फोकस होता है। समझ में आ रही बात ना? इसका मतलब कॉनकेव मिरर का फोकस रियल होता है, रियल में वहां रे जाती हुई दिखेंगी। क्लियर है? और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल होता है। किधर बनता है? मिरर के पीछे बनता है सर, बिहाइंड द मिरर। समझ में आ रही बात ना? बहुत अच्छे। तो ये कौन सा वाला मिरर है बताइए? कॉन्वेक्स। और ये कैसा है? कॉनकेव। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, सही है गलत? कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, सही है। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, सही है, समझ गए ना? और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। क्लियर है इतनी बात ना? बहुत बढ़िया। तो जी स्फेरिकल मिरर के बारे में तो जान लेना काफी है, ठीक है। मिरर में बहुत सारे टर्म होते हैं सर, फोकस कहाँ, पोल कहाँ, ये रहा पोल, ये रहा इधर फोकस। समझ में आ रही बात ना? जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती हो, वो पॉइंट क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। समझ में आ रही है ना बातें? पक्का? बहुत बढ़िया। अब खुद अगर आप पढ़ के आओगे ना तो स्पीड तेज नहीं लगेगी, आपको लगेगा यार सब कुछ तो ठीक है, सब क्लियर होता चल जा रहा है। अभी करेंगे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, मतलब हम कहानी और भी अभी मतलब ऐसा भी लगेगा कि नहीं क्लास में बस खाली डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग, चीजों करेंगे भी, ठीक है ना? चलो जी, इसके बाद आती कहानी किसकी? मिरर फॉर्मूले की। मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन भी मैंने करवाया हुआ है, और मिरर फॉर्मूला आप जानते भी होंगे। क्या है फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, वेयर v is image distance, u is object distance, f is focal length of the mirror। क्लियर है? बताओ, u को हमेशा नेगेटिव लेंगे? लेंगे। अकेले मिरर के केस में हमेशा नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना? अकेला मिरर होगा तो लेंगे सर, सिंगल मिरर होगा तो। अगर नहीं होगा तो फिर साइन कन्वेंशन क्या है? सिंपल, एकदम सिंपल। क्या सर? सबसे पहली बात, कोई भी चीज अगर मुझे फोकल लेंथ नापनी है, बबीता अगर मुझे फोकल लेंथ नापनी है तो पोल से किधर की ओर चलूंगा? पोल से चलूंगा फोकस की ओर, या फोकस से चलूंगा पोल की ओर? पोल से फोकस की ओर। सही सोचो, सही सोचो। कोई भी डिस्टेंस हमेशा जब भी मेजर करेंगे कहां से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे, ठीक है ना? पोल से चलेंगे उस तरफ जिसकी मेजर करनी है आपको डिस्टेंस। क्लियर है ना? तो यानी कि जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो पोल है, ठीक है ना? रेफरेंस पॉइंट जहां से सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। क्लियर? तो इसका मतलब पोल चलेंगे। और अगर मान लो v नेगेटिव आया, सपोज करिए कि आपका क्वेश्चन सॉल्व करने पर, न्यूमेरिकल सॉल्व करने पर v नेगेटिव आया, तो क्या आइडिया लगाओगे इससे? v नेगेटिव आना मतलब कैसी नेचर होगी इमेज की? रियल एंड इन्वर्टेड। v का नेगेटिव आना मतलब सर जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड इमेज बनी, क्योंकि u को नेगेटिव लेके v भी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब u नेगेटिव था और v भी नेगेटिव आ गया, तो जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड इमेज। और जिस साइड ऑब्जेक्ट हो अगर उसी साइड इमेज भी बने तो रियल एंड इन्वर्टेड। मिरर के केस में, रिफ्लेक्शन के केस में। क्लियर है? बहुत अच्छे। अगर अच्छा जी, फिर इसी में यहीं आ जाओ, ये एक टर्म है आगे जाकर के मैग्निफिकेशन, वो जबकि यहीं समझ लेना है उसको, क्योंकि इसका भी मैग्निफिकेशन हमें पता होना चाहिए। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f में v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f फोकल लेंथ। इसी फॉर्मूले का दूसरा रूप बताओ नवेद। इसी फॉर्मूले का एक और रूप होता है, बोलो। नहीं, अब इसी को सवाल करके मत बता दो, है ना? इसी फॉर्मूले का एक और रूप क्या लिखेंगे? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r। बोलो, ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? कोई डाउट है किसी को? नहीं सर, कैसे? सर फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर। क्लियर है ना? ये हमने प्रूव भी किया था बाकायदा, ठीक है ना? f बराबर r/2, ठीक है? अब ऐसा भी नहीं है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, वैसे आपको मतलब कोई टॉपिक अगर सिलेबस में नहीं है तो उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में उसके में नहीं जाना है, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है ना? जो समझ रहे हो ना मेरी बात को, जो टॉपिक सिलेबस में नहीं है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन इतना भी ना हो कि आप उसको बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए इस पर लिखा नहीं है कहीं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैंने ऐसे करके एक टॉपिक लिखवाया था, मैं बार बार आपको ये भी याद दिलाता रहूंगा मैंने कितना पढ़ा रखा है, ठीक है ना? तो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर को बाकायदा हमने प्रूफ किया था,
तो मुझे नहीं लगता इसकी प्रूविंग आने का कुछ चांस बनता है। समझ ना, ऐसे मैं समझाता चल रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन अगर आपके पढ़ते समय आपके सामने आ गया तो एक बार उसको पढ़ने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, ठीक है ना। छोटा सा डेरिवेशन है, आप ऐसे मिरर बनाओगे फिर उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा दोगे और आ जाएगा, समझ गए ना, ट्रिग्नोमेट्री का लगा करके आ रहा था, ठीक है ना। ओके, तो एक यानी कि रिलेशन क्या समझ में आया, F बराबर R/2, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। क्लियर, अभी कोई डाउट तो नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई at the twice distance of the focal length for any mirror। सही है गलत है? सही है। समझ में आ रही बात ना। इस तरह स्टेटमेंट बना के खुद ही स्टेटमेंट बनाना है, खुद ही उनका आंसर देना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। गलत हो जाएगा, समझ में आ रही बात ना, गलत होगा। सर पोल से ना जब हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में चलेंगे ना, ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर। सर अब ये कॉन्वेक्स मिरर है तो सेंटर इसका कहां होगा, इधर होगा ना सेंटर। तो ये रहा पोल, तो पोल से जब आप सेंटर की ओर जाओगे ऑब्जेक्ट को किधर रखोगे, यहां रखोगे। तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली इंसिडेंट रे के, अगर इंसिडेंट रे के अलोंग चलेंगे तो डिस्टेंस कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव। हर वो डिस्टेंस जो कि इंसिडेंट रे के अलोंग मेजर की जाएगी, पॉजिटिव। अब सुन के ऐसा लग रहा होगा यार सब एकदम वापस रिमाइंड, मतलब एकदम सेम चीजें रिपीट हो गई हैं, समझ लो ना। यही डबल मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, दूसरी बार पढ़ने में ना एकदम ऐसा लग रहा सब कुछ है, अरे है ही क्या इसमें, ये तो पढ़ा हुआ है, सब आता ही है। इसके बावजूद भी आप पेपर में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं परफॉर्म, समझ रहे हो ना मेरी बात। ये सुना हुआ पढ़ा हुआ अच्छा तो लगता है, लेकिन आपको कई सारी कमियों की वजह से नंबर नहीं आते। केवल ये नहीं कि आपको आता नहीं है, एक कमी ये भी होती है कि आपको पेपर में भी आलस आता है। कमाल की बात यह है कि आपको पेपर करते समय भी आलस आता है। यार पेपर में किसको आलस आता है भाई, आप उस समय भी, हाँ मुझे पता है ना, है कई सारे, ये अकेले नहीं, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको पेपर में भी बैठ करके नींद आने लगती है, ऊबने लगते हैं, वो टेंशन में आने लगते हैं। उनको आता भी रहेगा तो भी अरे यार क्या लिखें, कितना लिखें, बहुत हो गया। ये नहीं करना है भाई। यार तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, 3 घंटे हैं, उसमें जितना झोंक सकते हो झोंक दो, ठीक है ना। उन 3 घंटे में जितना लगा सकते हो लगा दो, बैठो नहीं उसमें खाली, समझ गए ना। उंगलियां दर्द करेंगी कोई बात नहीं, आके आराम मिल जाएगा, चिंता ना करो, ठीक है। लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों करते हैं लोग ऐसा। खैर बोलो, इंसिडेंट रे के अलोंग नापी गई सभी डिस्टेंसेस पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में नापी गई सभी डिस्टेंसेस नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर नापी गई सभी डिस्टेंसेस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर नापी गई सभी डिस्टेंसेस नेगेटिव। क्लियर है, बहुत अच्छे। बहुत जल्दी से मुझे बताओ लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर का फॉर्मूला। कृष्णा बताएं, देखो कृष्णा बताओ, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर। वेरी गुड। मिरर के लिए m बराबर -v अपॉन u, -v अपॉन u इज इक्वल टू hi अपॉन ho, hi अपॉन ho। बहुत बढ़िया। लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v, ये सही है। मिरर के केस में ये सही है, ठीक है ना। मिरर के केस में -v अपॉन u होता है और लेंस के केस में v अपॉन u होता है, ठीक है ना। तो m बराबर -v अपॉन u इक्वल टू hi अपॉन ho। क्लियर है। अगर मैंने कहा, प्लीज कंसिडर माइंड, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज 3, ठीक है। देन व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है और मैंने आपको लीनियर मैग्निफिकेशन दिया है। लीनियर मैग्निफिकेशन अगर मैंने 3 दिया है तो उसको आप 3 लेके चलेंगे या -3 लेके चलेंगे, दोनों लेके चलेंगे। तो दिमाग लगाओ ना यार। जब ये कहा गया हो लीनियर मैग्निफिकेशन 3 है, या इमेज जो है वो 3 टाइम्स बन रही है ऑब्जेक्ट की, 3 गुनी बन रही है, तो अब हमें क्या पता है कि वो पॉजिटिव बन रही है कि नेगेटिव बन रही है। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, किसी भी मिरर में दोनों होते हैं मैग्निफिकेशन। कॉनकेव मिरर में भी वर्चुअल इमेज नहीं बनती क्या, ठीक है, एक केस उसमें भी ऐसा होता है। क्लियर है। अगर ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया गया कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही है, तब तक आप m को साइन के साथ नहीं लेंगे। हम बोलेंगे 2 केस बनेंगे सर, केस 1 में m बराबर +3 और केस 2 में m बराबर -3। दोनों केसेस में u अलग अलग आएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, इस तरह से काम करेंगे। चलो जी, अगर किसी मिरर का m नेगेटिव आ जाए, अगर m नेगेटिव आएगा तो ये क्या इंडिकेट करेगा,
m का नेगेटिव आना, मैग्निफिकेशन का नेगेटिव आना, रियल एंड पक्का माइनस में आना। मैं जब यहां बीच यहां माइनस का साइन है, u को नेगेटिव लूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर v भी माइनस में आ जाए तब वो माइनस में आएगा। नहीं समझे? अरे मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब आएगा? एक माइनस तो फॉर्मूले में ही है, और एक u को जब मैं माइनस के साथ लेके चलूंगा तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जो ऊपर वाला v है अगर वो नेगेटिव आए तब तो जाके अल्टीमेट आंसर नेगेटिव आएगा। और v का नेगेटिव होना क्या शो करता है कि सर इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। नहीं आ रहा हो तो पूछना है, अभी नहीं बात समझ पाई ये वाली? पक्का समझ गए? ठीक, मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर आप u को नेगेटिव ले रहे हो और v को भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव आ जाए, अच्छा वैसे बताओ v नेगेटिव आ जाए तो मानोगे रियल एंड इन्वर्टेड? ठीक है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। तो सर ये तो u तो हमेशा नेगेटिव होता है एक अकेले मिरर के लिए, u हमेशा नेगेटिव, v भी नेगेटिव आ गया तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव कट गए, फिर बीच में फिर माइनस का साइन आगे लगा हुआ था तो माइनस आंसर आया। तो m की वैल्यू नेगेटिव आना बताता है कि इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड होगी। m की वैल्यू का पॉजिटिव आना बताता है कि सर ये माइनस में लेके चलेंगे हम, और ये माइनस पहले से है तो ये प्लस हो गया, इसका मतलब v पॉजिटिव रहा होगा, और v पॉजिटिव अगर रहा होगा तो मिरर के उस साइड इमेज बनेगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो कैसी हो जाएगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगी। इतने में कोई डाउट है? नहीं। तो आपको मिरर फॉर्मूला पता चल गया और मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए मिरर भी पता चल गया। ठीक है ना? इतने तक में कोई डाउट और कोई शंका हो तो आपके दिमाग में बता दो मुझे। पक्का? श्योर? ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना? तब लिखें, देखें कितना आप समझ पाए हैं चीजों को। ठीक है ना? लिखिए जल्दी से, तेजी के साथ, ऐसे लिख करके करेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, क्योंकि रिफ्लेक्शन की कहानी खत्म इतने में, बस इतना ही है रिफ्लेक्शन, है ना? मिरर फॉर्मूले का मैंने डेरिवेशन करवाया था, याद है आप लोगों को कि नहीं? मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन भी करवाया था, ठीक है ना? ओके, तो उसको कैसे दिमाग में बैठा लो, कैसे रिवाइज करते समय क्या ध्यान लगाओ? सर एक कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे, उसके सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे, रे इमेज फॉर्मेशन करेंगे पूरा, फिर दो ट्राइंगल उठा करके, कुछ समझ में आ रहा है? पूरा डेरिवेशन दिमाग में घूम जाना चाहिए, है ना? बहुत अच्छे। तो लिखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, है ना? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, ठीक है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। इस क्वेश्चन को पूरा लिख लो, अगली बार से जब भी क्वेश्चन करवाएंगे सिर्फ सिंबॉलिक काम करेंगे, समझ गए ना? कोई कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए बस, ठीक है? 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, okay? If the object is displaced, if the object is displaced through a distance of 20 centimeter, if the object is displaced through a distance of 20 centimeter towards the mirror, अभी भी जो लोग डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं ना न्यूमेरिकल में, गारंटी दे रहा हूं मैं इस रिवीजन में आपके न्यूमेरिकल कवर करवा दूंगा, बस थोड़ा सा आप घर पे पढ़ के आ जाना, जिस तरह मैं बता के भेज रहा हूं आपको डेली, घंटे 2 घंटे आपने अगर घर पे पढ़ के आ गए ना, न्यूमेरिकल रिवीजन आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है ना? क्या लिखा? डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, टुवर्ड्स द मिरर, बाय हाउ मच डिस्टेंस इज द इमेज डिस्प्लेस्ड, बाय हाउ मच डिस्टेंस इज द, बाय हाउ मच डिस्टेंस इज द इमेज डिस्प्लेस्ड। थोड़ा मौका दूंगा, एकदम से मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? आपको मौका दूंगा, आप करिए क्वेश्चन, एक बार फिर समझा रहा हूं, ठीक है ना? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। अगर ऑब्जेक्ट को हमने मिरर की ओर 20 सेंटीमीटर खिसकाया ऑब्जेक्ट को, तो बताइए इमेज की डिस्टेंस कितना खिसक जाएगी? यानी कि जो इमेज बन रही थी पहले केस में वो कितना खिसक जाएगी अपनी जगह से, समझ गए ना? करिए। देखो सबसे पहली बात आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा। इसने कहा भैया कॉनकेव मिरर है, ठीक है? इस कॉनकेव मिरर के सामने कितनी दूरी पे रखा है ऑब्जेक्ट? 40 सेंटीमीटर दूर। सर इस कॉनकेव मिरर से 40 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है? इसकी फोकल लेंथ कितनी दी है?
15, तो कॉनकेव है तो नेगेटिव लेंगे, माइनस का 15 सेंटीमीटर। क्लियर। एक काम करो, पहले पता लगाओ कि पहले इमेज कहाँ बन रही है। तो पहले इमेज कहाँ बन रही है, उसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो सर 1/v प्लस 1/u, u कितना लूंगा माइनस का 40 इक्वल टू 1/f, f कितना है -15। 1/v बराबर माइनस का 1/15 और प्लस का 1/40, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एलसीएम बता दोनों का भाई 120। तो ये सर आ जाएगा माइनस का 8 और ये आ जाएगा 3, तो 1/v बराबर माइनस का 5/120। यहां से v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 120/5। बताइए कट के कितना आ जाएगा, माइनस का 24 सेंटीमीटर। क्लियर। तो पहले केस में इमेज पता कहां बन रही है, यहां बन रही है। कितनी दूरी पर, ये रहा पोल, ये ऑब्जेक्ट था मेरा ऑब्जेक्ट, और ये क्या है इमेज। तो इमेज कितने में बन रही है 24 सेंटीमीटर। ये पहले केस में बनी। ठीक है, मुझे समझ में आया इतना, बहुत अच्छे। अब क्या किया मैंने, केस टू में हमने ऑब्जेक्ट को किधर की ओर खिसकाया है, खुशी किधर की ओर खिसकाया, ऑब्जेक्ट को किधर की ओर खिसकाया, टुवर्ड्स द मिरर और अवे फ्रॉम द मिरर। और टुवर्ड्स द मिरर किधर होगा, तुम इशारा इधर की तरफ कर रही हो बार बार, है ना, ध्यान दो ना उधर, ध्यान दो बच्चे, गलत बात। पलक किधर खिसकाया, तो किधर जाना चाहिए, उस साइड। यहां से कितना दूर ले गए, कितना खिसकाया 20 ना, 20 सेंटीमीटर खिसका दिया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया, यहां पहुंचा। बताओ केस 2 में u कितना हो जाएगा, केस 2 में u कितना हो जाएगा माइनस का 20, v कितना हो जाएगा पता करना है, v डैश। क्लियर। f तो उतना ही रहेगा सर, कितना माइनस का 15। चलो इसमें एक बार इसमें जल्दी से पता लगा लो, तो ये जाएगा सर 1/v डैश प्लस 1/u डैश इक्वल टू 1/f। 1/v डैश मुझे पता करना है, माइनस 1/u डैश की वैल्यू माइनस का 20 बराबर 1/-15। इसको उधर ले जाओ तो यह आ जाएगा 1/v डैश बराबर माइनस का 1/15 और प्लस का 1/20। ये हो जाएगा 1/v डैश बराबर, बोलो दोनों का एलसीएम सर, ये माइनस का 4 और ये प्लस का 3, मतलब -1/60। यहां से v डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी -60 सेंटीमीटर। बोलो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया बच्चे। इसका मतलब ये निकल के आया कि अब की बार इमेज कहां बनेगी, सर पहले बन रही थी इमेज यहां से 24 सेंटीमीटर दूर, माइनस में वो भी 24 था, तो इधर ही बनेगी। लेकिन सर अब की बार बन रही है इमेज यहां से कितना 60 सेंटीमीटर दूर, तो यहां इमेज बनेगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। उसने हमसे पूछा सर पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में इन दोनों इमेज के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट आया, यानी कि ये इमेज इधर से इधर की ओर कितना खिसक गई। तो बोलेंगे सर ये पहले 24 पे थी अब 60 पे, इसका मतलब 36 सेंटीमीटर खिसक गई, 36 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, पक्का, बहुत अच्छे। तो ये 36 सेंटीमीटर जो खिसका है वो ये भी पूछ सकता है, मान लो 4 ऑप्शन में दे दिया क्वेश्चन, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, 36 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, और फिर ऐसे 24 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, 24 सेंटीमीटर टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द मिरर या टुवर्ड्स द मिरर। क्लियर। ऐसे ही करके वो 4 ऑप्शन बना देता है 2 वैल्यू के साथ। तो ध्यान ये भी रखना है, बताओ किधर किसकी है ये, अवे फ्रॉम द मिरर, क्योंकि सर ये इधर से इधर गई है। और अगर ये मेरा भी आंसर v डैश का 24 के बजाय 15 आ जाता, मतलब 60 के बजाय 15 आ जाता, तो हम कहते सर यहां से 15 पहले थी, यहां से 24 अब है यहां से 15, इसका मतलब उधर की ओर खिसकी है। समझ में आ गई बात ना, कोई डाउट तो नहीं, सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। इसमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, मतलब सीधे आपको वैल्यूज लिखनी है, कोई क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। इसने कहा एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। जल्दी से मिरर बनाइए, कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ कितनी दी है 15 सेंटीमीटर। ओके, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कॉनकेव मिरर के सामने जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। द इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, उसने पूछा कैलकुलेट द 2 पॉसिबल डिस्टेंसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, कैलकुलेट द 2 पॉसिबल डिस्टेंसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। नहीं समझे, क्वेश्चन सुनो, सिंपल फंडा है, मैं सिंपल क्वेश्चन समझाता हूं। एक कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, उससे बनने वाली इमेज अपने ऑब्जेक्ट की 3 गुनी है। क्लियर। अब तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, बस उन्हें इमेज 3 गुनी बताई उसने, ये नहीं बताया कि वो कैसी है, 3 गुनी है। तो बताओ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी,
तो पहली बात तो दो केस बनेंगे, तभी उसने टू पॉसिबल डिस्टेंस पूछी हैं। उसने ऐसा क्यों कहा कि दो पॉसिबल डिस्टेंस बताओ, ऑब्जेक्ट की दो पॉसिबल डिस्टेंस बताओ, ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि दो केस बन रहे होंगे। बोलो कौन कौन से दो केस बना के चलेंगे हम लोग? एक बार सर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और एक बार मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी हो सकता है। तो इन दोनों केसेस में जल्दी जल्दी यू निकाल के बताइए। ठीक साहब, हाँ -10 क्या लेकर के? m को +3 लेकर के। तो इमेज कैसी होती है इस केस में? तुम जब m को +3 लेके चले तो तुमने इमेज को कैसा माना? हाँ वर्चुअल होगी, वर्चुअली होती है। जब m की वैल्यू पॉजिटिव तो इमेज वर्चुअल, और m के नहीं समझ पा रहे हो? इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात बच्चे, इसने कहा है सिंपल सा फंडा उसका, एक छोटी सी बात पूछी है, दो केस बनेंगे। लेकिन देखो एक कॉनकेव मिरर दिया है, इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ दी है कितनी? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमसे क्या कहा है कि सर इसका जो ऑब्जेक्ट है ना HO, उसके कंपैरिजन में HI जो दिया है HI वो 3 टाइम्स दिया है किसके? HO के। तो HI अपॉन HO कितने के इक्वल हो जाएगा? 3 के इक्वल। HI अपॉन HO ही होता है 3, लेकिन जब ये ना बताया गया हो कि इमेज रियल है या वर्चुअल, बताया नहीं। अभी मैंने शुरुआत में ये तो पूछा था तुमसे आते ही कि बताओ कि अगर ना दिया गया हो कि m पॉजिटिव है या नेगेटिव, या बताया ना गया हो कि इमेज वर्चुअल है या रियल, तो हम m के फिर दोनों केस लगाएंगे। तो एक केस बनाएंगे क्या? केस 1। केस 1 में लिखेंगे सर m को +3 लेके चलेंगे। m को अगर +3 लेके चलेंगे तो माइनस का v अपॉन u बराबर कितना लेके चलेंगे? +3। यहां से v और u में एक रिलेशन बन जाएगा, मिरर इक्वेशन लगाएंगे, मिरर का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। करके दिखाइए पहले। एक आएगा -10 और एक आएगा -20, ठीक है ना? दोनों माइनस में आएंगे, दोनों माइनस में ही आएंगे, क्या दिक्कत है उसमें भाई? -20 होना, अभी इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। एक बार फोकल लेंथ के बियॉन्ड रखा होगा तब भी उतना ही बड़ा बनेगा, और एक बार फोकल फोकस के बीच में रखा होगा तब भी उतना ही बनेगा, बस उस केस में वर्चुअल बनेगा। मतलब साइज जो होगा वो 3 गुना ही बनेगा। नहीं समझे? अलग क्यों आएगा बच्चे? दिमाग लगाओ ना, क्या कर रहे हो ना? ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है ना, दोनों यू नेगेटिव ही आएंगे। मतलब हम एक बार -10 पे रख देंगे तो समझो कहाँ जाएगा? पोल और फोकस के बीच में आ जाएगा। जो -10 वाला केस है वो उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? पोल और फोकस के बीच में। और ऑब्जेक्ट अगर पोल और फोकस के बीच में रखा हो तो इमेज वर्चुअल बनती है, वर्चुअल, उस केस में वर्चुअल बनेगी। और अगर -20 आया तो -20 मतलब सर फोकस के बियॉन्ड चला गया, तो फिर रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। साइज दोनों केस में बराबर बनेगा। समझ में आई बात ना? एक केस में बस वर्चुअल और डायरेक्ट बनेगी इमेज, और एक केस में रियल एंड इन्वर्टेड। आर्यन बात नहीं करनी, बैठो नहीं, कर डालो क्वेश्चंस, है ना? हाँ, और समझ के करना है, कोई भी चीज ऐसे नहीं बस कि हवाओं में कुछ नहीं उड़ाना है, ठीक है ना? हवाओं में कुछ नहीं उड़ाना है। हो गया? हुआ? करो करो, अगर नहीं हुआ तो करो। देखो, जब मुझे ये पता नहीं है कि इमेज कैसी बन रही है, ये नहीं बताया वर्चुअल बन रही है कि रियल बन रही है, तो हमने सर दोनों केस लेने पड़ेंगे, मजबूरी है हमारी। तो हमने एक बार मान लिया कि इमेज वर्चुअल बन रही होगी, क्योंकि वर्चुअल के केस में m पॉजिटिव होता है। क्लियर? तो m को मैंने पॉजिटिव लिया, लेकिन उसका फॉर्मूला लगाया, ये आ गया कितना? -v = 3u। तो यानी कि v = आ जाएगा -3u आ जाएगा। मुझे क्या निकालना है? u ही तो निकालना है। तो मैंने v की वैल्यू u के टर्म्स में निकाल ली, और अब लगा दिया क्या? मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f। v की वैल्यू कितनी है? 1/-3u प्लस 1/u = 1/f की वैल्यू कितनी है? 15। कॉनकेव है तो कैसी रहेगी? नेगेटिव। समझ गए? बबीता को डाउट? पक्का? बहुत अच्छे। अब बताओ दोनों का एलसीएम 3u, ये कितना? -1, ये कितना? 3। सर इसको 3u बनाना होगा तो 3 से ऊपर 3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 में से 1 गया, कितना हो गया? 2 आ गया। सर ये आ गया मेरा 2/3u बराबर -1/15। तो मैं इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आ जाएगा 3u बराबर 30। u बराबर सर -30/3। बताओ कट के कितना जाएगा बच्चे? -10। आ तो गया? बोलो समझ में आया कि नहीं? पक्का? अब यही सेम काम तुम्हें कैसे करना है? एक बार हमको -3 लेकर करना है, समझ गए ना? उस केस में u की वैल्यू -20 आएगी। कर लेना है, छोड़ना नहीं है उसको, ठीक है ना? करना है मतलब, ठीक है? हो गया, चलो
देखिए जो भी मुझे लग रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, इसमें अभी तक डेरिवेशन कोई, सुनो भाई, अभी तक के टॉपिक में कोई भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक हमने जितने टॉपिक डिस्कस किए हैं यहां तक, इनमें कोई भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ रहे हो ना? ओके, चलो एक क्वेश्चन और ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? ठीक है, इसने कहा है दो मिरर है हमारे पास, एक कॉन्वेक्स मिरर और एक कॉनकेव मिरर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 50 सेंटीमीटर। सुनिए ध्यान से, एक कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ कितनी है बोलो? 50 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। उसने कहा एक कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, है ना? हाँ तो कॉपी खोल के मत बैठो ना, खुद से करो अगर हाँ, अच्छा अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, तब अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। वही प्रैक्टिस तो मुझे देखनी है, यही सेम क्वेश्चन पेपर में भी मिल जाएगा, अभी टेस्ट में, अभी टेस्ट आएगा तो ये मत सोचना कि हाँ पेपर मतलब नहीं करना, ठीक है ना? अभी सुनो, 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना? दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 50 सेंटीमीटर। अब इसने क्या कहा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड, ठीक है? 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, ठीक है जी, ओके। अब such that the two mirrors face each other, an object is placed exactly midway between them, इनके जस्ट बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है, इनके जस्ट बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है। फिर इसने क्या कहा, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन फर्स्ट एट कॉनकेव एंड देन एट कॉन्वेक्स। फर्स्ट रिफ्लेक्शन, फर्स्ट एट कॉनकेव देन कॉन्वेक्स। पहले कॉनकेव पर रिफ्लेक्शन होना है, फिर कॉन्वेक्स पर रिफ्लेक्शन होना है, उसके बाद फाइनल इमेज बननी है। उस फाइनल इमेज की आपको मुझे बच्चे पोजीशन बतानी है, ठीक है ना? चलिए बताइए जल्दी से, ठीक है ना? पहले कॉनकेव मिरर पर, फिर कॉन्वेक्स मिरर पर, दो जगह रिफ्लेक्शन होने के बाद फाइनली इमेज कहां बनेगी, उसकी पोजीशन और नेचर बतानी है आपको, ठीक है ना? देखो सुनो, इधर सुनो, मैं बता रहा हूं, ध्यान दो। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे भाई, देखो सुनो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसने कहा पहले कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, तो अगर पहले कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन होगा तो आप मुझे बताओ कॉनकेव मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है? केस वन, केस वन मतलब कॉनकेव के बारे में बात कर रहे हैं। यू बताओ बच्चों, यू माइनस का 25 हो जाएगा सर। बोलो माइनस क्यों लिया? क्योंकि सर ये रहा पोल, ये रहा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से पोल की ओर चलेंगे, सॉरी पोल से ऑब्जेक्ट की ओर, और रे आएगी इधर से, हम जाएंगे इधर, कैसा? नेगेटिव। क्लियर? बहुत अच्छे। एफ कितना लेंगे भैया? कॉनकेव है तो माइनस का 20, और वी कितना आ जाएगा सर? ये हम पता कर लेते हैं। तो इसके हेल्प से हम पता करेंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये हो जाएगा 1/v। v कितना बच्चे मुझे पता करना है, प्लस 1/u कितना? माइनस का 25 बराबर 1/20। सर ये आ जाएगा 1/v बराबर 1/20 प्लस 1/25। बात ना करो, जिसका हो गया वो आगे रिवाइज करो भाई, अपनी कॉपीज लेके आया करो। अगर लग रहा है ये हो गया तो फॉर्मूले रिवाइज करो, अपनी कॉपी पे फॉर्मूले लिख के देखो, ठीक है ना? कोई डेरिवेशन दिमाग में से मिस हो रहा है उसको सोचो, समझ रहे हो ना? अभी अगले टॉपिक भी डिस्कस होंगे तो इन पर ध्यान लगाओ, ठीक? अब बताओ कितना हो जाएगा? 1/v बराबर एलसीएम सब सर इनका कितना? कुछ गलती हुई क्या? फोकल लेंथ को नेगेटिव लेना था, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1/20, तो ये माइनस का 5 और प्लस का 4, तो 1/v बराबर माइनस 1/100। तो v बराबर कितना आ जाएगा भाई? माइनस का 100। बोलो है कि नहीं? v की वैल्यू माइनस में आना, सौम्य क्या बताता है? v की वैल्यू माइनस आ गई 100, तो ये किधर जाएगा सर? यहां से नेगेटिव जाना है तो इधर जाना होगा, समझ गए? तो इसका मतलब यहां से 100 सेंटीमीटर पीछे, यहां से कितना? 100 सेंटीमीटर पीछे क्या बनेगी?
इमेज बननी चाहिए थी। अगर ये मिरर ना होता इसके रास्ते में तो 100 पे ही बनती, लेकिन सर बीच में कौन आ गया, यहां से ये टकराया, रिफ्लेक्ट होके यहां आया, बीच में कॉन्वेक्स मिरर मिला तो टकरा के उधर चला गया। समझ गए? तो सर ये पूरी कितनी हो गई, 100 सेंटीमीटर, लेकिन ये कितनी है, ये 50। तो अब सुनो भाई, अब सुनो, जब हम दूसरे कॉन्वेक्स की बात, जब हम इस वाले मिरर की बात करेंगे तो अब सारी दूरियां इसके पोल से नापी जाएंगी। क्लियर? तो बताओ केस 2 में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, केस 2 में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, सर यहां से ये रहा, पहले वाले की इमेज ये रही I1, और ये I1 ही दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। क्लियर? तो यहां से 50, लेकिन सर रे उधर से आ रही है, इस पे कहां से आके टकराई, उधर से आके टकराई, और हम पोल से किधर जा रहे हैं, इधर, तो हम रे की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, इसलिए अब की बार यू को कैसा लेंगे, पॉजिटिव। बस ये इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मैं बच्चे ये बताओ ना, जब ये वाली इस वाले मिरर के ऊपर रे कहां से आके गिरी, इसके लिए इंसिडेंट रे तो ये हुई ना, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है। अरे तो क्या हो गया, इंसिडेंट को देखना, रिफ्लेक्टेड को थोड़ी ना देखना है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही अगर मूव करते हैं हम लोग तो पॉजिटिव डिस्टेंस ली जाती है, अगर उसके अगेंस्ट में लेते हैं तो नेगेटिव। इससे क्या मतलब है, समझिए ना, इंसिडेंट को देखा जाता है, इंसिडेंट रे इधर से आ रही है, हम इधर की ओर मूव कर रहे हैं तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव। तो यू को कैसा लिया, पॉजिटिव, प्लस का 50, वी डैश मुझे पता करना है, एफ बताओ भाई, एफ डैश सर 15, ये प्लस का 15 लेंगे, समझ गए। अब लगा दो फॉर्मूला क्या, 1/v डैश प्लस 1/u डैश इक्वल टू 1/f डैश। फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ, आ जाएगा पक्का, बहुत अच्छे। अब के केस में v डैश की वैल्यू मेरे प्यारे हो प्लस का 150/7 आएगी, प्लस का 150/7। बच्चे ध्यान नहीं लगा रहे हो, बुरी बात, ध्यान दो। बताओ भाई नेचर बताओ, आदित्य नेचर बताओ, इमेज की नेचर। इस वाले के लिए, इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट उधर रखा है, इस वाले के हिसाब से ऑब्जेक्ट किधर रखा है, उधर रखा है, इधर ही है, और उसी साइड क्या बन रही है, इमेज कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड। लेकिन फाइनली इमेज कैसी बनी, वर्चुअल है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं, अरे कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं, नहीं फाइनली नहीं, तो सुनो, पहले वाले के हिसाब से कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। अब दूसरे वाले के लिए रे तो उधर से ही आ रही ना उसके लिए, और इसी के इधर ही बन रही है इमेज, समझ गए ना। इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट कहां है, और इमेज भी इधर ही बन रही है, इमेज का प्लस का 150/7 आना इधर बन गया, तो जिस साइड ऑब्जेक्ट उस साइड इमेज बन रही है, तो कैसी होगी इसके लिए, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ रही बात ना, हाँ, मतलब इन्वर्टेड का मतलब यानी कि इसके हिसाब से ऊपर बनेगी, समझ गए ना, इसके हिसाब से ऊपर बनेगी, पहले वाले को रियल इन्वर्टेड होगी, इसकी रियल इन्वर्टेड ऊपर हो जाएगी, समझ गए ना। अच्छा इसने अभी देख लेते हैं, दिया नहीं वैसे इसने इमेज के नेचर वेचर के बारे में आगे। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। मुझे लगता है मिरर फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन करने के में अब आपको ज्यादा डिफिकल्टी आएगी नहीं, कर पाओगे। एक क्वेश्चन और करेंगे, इतनी जल्दी आप लोग कह तो दिए हैं कि हाँ कर लेंगे, चलो देखते हैं भाई, बात नहीं करेंगे बस आप लिखें, लिखिए। वैन, सुनो भाई क्वेश्चन सुनो, आपको सब कुछ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होता है, ध्यान से सुनना होता है पहले क्वेश्चन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, 60, तो पहले कॉन्वेक्स मिरर बनाइए अपनी कॉपी पर, और उस कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखिए 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, 60 बनाओ 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 बनाओ, चलो ऑब्जेक्ट रखो इसके सामने। हाँ भैया क्या बात है, क्या बात है, गजब है ना, अंधेरे में रख दोगे ऑब्जेक्ट ले जाकर, ठीक है ना। क्या कर रही हो, अबे दिमाग से काम लो ना, उधर क्यों देख रही हो बच्चे, इधर क्यों देख रहे हो, उससे कुछ वो कुछ और है, ये कुछ और है ना। कॉन्वेक्स मिरर बनाओ पहले अपनी कॉपी पे सब लोग, कॉन्वेक्स मिरर दिखाओ, बन गया, ठीक है।
हाँ सही से लिख लो यार थोड़ा। ये कैसा मिरर बनाया गधे? पेन ही ले ले क्या पेन ले रहा है यार, कुछ भी कर रहा है गधा। ये कॉन्वेक्स बता रहा है इसको यार, कैसे गधे लोग हैं यार, कसम से हद हो गई। बस दो, अरे कॉन्वेक्स सरफेस ये होता है, खत्म। ठीक, समझ गए? तुमने कहा भैया ये कौन सी बात हुई, ये होता है क्या, ये नहीं होता? मैं कहूंगा हाँ ये भी होता है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये बना रहे हो तो फिर इधर ऑब्जेक्ट रखना। अब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट इधर रख रहे हो, समझ गए? कि बदला मिरर तो ये बना दिए, ये कॉन्वेक्स तो है, लेकिन ऑब्जेक्ट इधर रखोगे सर, सामने रखोगे ना, तो इधर रखा जाएगा, इसमें इधर और इसमें इधर। अब ध्यान लगाओ, अब सब लोग कंफर्म कर लो जिनको नहीं समझ में आया। या तो ऐसा बनाओगे आप कॉन्वेक्स सरफेस, उसके इस साइड रखेंगे ऑब्जेक्ट, और अगर ऐसा बनाओगे तो मैं गलत नहीं कहूंगा, कोई बात नहीं, बना लिया कोई दिक्कत नहीं है, सही है ये भी, लेकिन फिर ये में ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे। समझ में आई बात ना? क्लियर हो गया? हाँ तो और क्या, तो अभी समझ में आ रहा है? ऐसे ही चल रहा बच्चे, मैथ्स में भी ऐसे ही चल रहा है, ठीक है ना? रिवीजन में यही होता है, केमिस्ट्री में भी ऐसे ही होगा, घबराओ नहीं। अभी बताओ समझ में आ गया? ये बढ़े आगे? ओके चलो, इसने कहा, क्वेश्चन सुनो अब, एक कॉन्वेक्स सरफेस के, एक कॉन्वेक्स मिरर के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रखा है। अब क्या कहा? द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज 1/2। सुनो, इसका मैग्निफिकेशन कितना दिया है? 1/2। सुनो, बहुत काम का क्वेश्चन है। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट द मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3? अगर मैं चाहता हूं इसी मिरर से 1/3 का मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो, 1/3, तो बताइए मुझे ऑब्जेक्ट कहां रखना चाहिए? क्वेश्चन समझ में आया? एक कॉन्वेक्स सरफेस है, इसकी फोकल लेंथ के बारे में कुछ नहीं बताया, बस क्या कहा? एक कॉन्वेक्स मिरर है, उसके सामने 60 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा है, उसका मैग्निफिकेशन 1/2 है। बताओ अगर मैं इसी मिरर से 1/3 मैग्निफिकेशन चाहता हूं, तो बताइए कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए? समझ गए क्वेश्चन? करिए जल्दी से, समझो मैं बताता हूं। चलो देखते हैं अभी कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आएगा देखते हैं। देखो सुनो क्वेश्चन, अब सुनो भाई, ये क्वेश्चन पे आपको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, सोचना कैसे है। भाई इसने मुझे क्या दे दिया, ये तो पता है ना, u कितना हो गया? -60 हो गया। m कितना हो गया? m हो गया सर 1/2। m का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u बराबर कितना? 1/2 हो गया। अब सर इसकी हेल्प से क्या निकल आएगा? u पता है, -v/u की वैल्यू रख दो, -60 बराबर कितना? 1/2। ये कट गया, v बराबर कितना जाएगा? 30। बोलो आया कि नहीं आया? आ गया। अब v भी मिल गया और f भी निकाल सकते हैं इसी की हेल्प से। कैसे? 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। क्या किया? यही किया है ना? तो फिर क्या किया? अरे इतने सब क्या लगाएंगे यार, छोड़ो, ठीक है। हाँ वो तो सही है, अगर तुम्हें फॉर्मूले याद रह जाएंगे तो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं उसमें, है ना? तो 1/v, v बताओ कितना है? 30 प्लस हो माइनस का 1/-60 इक्वल टू 1/f। अब बताओ कितना हो जाएगा? सर एलसीएम जाएगा 60, ये प्लस का 2, ये माइनस का 1 इक्वल टू 1/f। f बताओ कितना जाएगा? 60 आ जाएगा। क्या आपका फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर आई थी? आ गया। अब उसने क्या कहा? मैं चाहता हूं क्वेश्चन में कि मैग्निफिकेशन कितना आ जाए? 1/3 आ जाए। मैग्निफिकेशन 1/3 होने का मतलब है सर v/u, माइनस का v/u बराबर 1/3। सर v बराबर -3u हो जाए। बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया था ना? मैं कुछ नया कर रहा हूं, छापो नहीं, नोट ना करो, कोई जरूरी नहीं है, चाहे ना भी करके जाना तब भी चलेगा, लेकिन कुछ समझ लो, बार बार कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैंने जो सोचा वो आपको क्या लग रहा है कि कुछ नया कुछ सोच रहा हूं, कुछ अलग हो गया बहुत? फिर दिमाग से काम लेना है बच्चे। v बराबर -3u। अब v बराबर -3u रखूंगा सर, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। f मेरे पास है, v की वैल्यू रखो -3u प्लस 1/u बराबर 1/f। f कितना? 60। सर यहां से एलसीएम लिया, बताइए कितना आ गया? एलसीएम आ गया 3u। ये कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा सर माइनस का 1 और प्लस का 3 इज इक्वल टू 1/60। 3 में से 1 गया, 2/3u बराबर 1/60। सर u बराबर कितना?
बोलो ना यार, 120 अपॉन, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? हाँ नहीं, मुझे यू ही निकालना था ना। अरे मैंने क्या लिखा? ओ मैंने लिख दिया v इक्वल टू 3u। ये यहां पर क्या आएगा? v इक्वल टू माइनस का u अपॉन 3, तो यहां पर आएगा माइनस का u अपॉन 3। फिर ये बन जाएगा आपका कितना, देखिएगा है ना, ये बन जाएगा माइनस का 3 अपॉन u प्लस का 1 अपॉन u बराबर 1 अपॉन 60। एलसीएम लिया u, ये कितना हो जाएगा आपका? -2 हो जाएगा। -3 + 1 मतलब -2 बराबर कितना? 1 अपॉन 60। तो सर u की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 120। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब ये u की वैल्यू माइनस का 120 होना क्या बताता है? सर u की वैल्यू -120 सेंटीमीटर, मतलब अगर आप सर 60 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो मैग्निफिकेशन आएगा 1/2, इमेज की साइज बनेगा ऑब्जेक्ट के साइज का आधा। लेकिन अगर आप सर इसी ऑब्जेक्ट को रख देंगे कहां पर? 120 सेंटीमीटर दूर, तो इमेज का साइज बनेगा ऑब्जेक्ट के साइज का 1/3। आई कुछ बात समझ में? पक्का 100%? बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहां जाओ जल्दी से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कोई ऐसी बात नहीं है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो आप ना जानते हो, ठीक है ना। क्या बच्चे? कहाँ? जो चीज निकालनी होती है उसको कभी भी माइनस या प्लस में नहीं लेते, अपने आप आंसर बताता है कि मैं माइनस में आऊंगा कि प्लस में आऊंगा, समझ गए ना। आपको जो निकालना है उसको नहीं लिखना होता माइनस या प्लस में। जैसे अगर फोकल लेंथ भी होती ना इसकी, मैंने देखो यहां भी तो, अगर ये कॉनकेव भी होता तो भी मैं इसकी एफ पॉजिटिव ही लेके चलता, फिर एफ अपने आप माइनस में आता तो मुझे कंफर्म हो जाता कि यहाँ कॉनकेव है। अभी भी एफ का पॉजिटिव आने से तो मुझे अंदर से शांति मिली कि हाँ ठीक है बढ़िया हो गया, क्योंकि कॉन्वेक्स था तो पॉजिटिव आना ही चाहिए था। कुछ समझ में आ रहा है? इसलिए जो फाइंड करना होता है उसका साइन हमें खुद से लेके नहीं चलना है, वो अपने आप आएगा उस जैसा आना चाहिए उसको, ठीक है ना। बहुत अच्छे, चलिए नेक्स्ट देखो इधर, मिरर फॉर्मूला तक कहानियां ओवर हुई। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सिंपल फंडा है सर, उसमें भी दो लॉ हैं। पहली बात तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। अपने पाथ से डेविएट होने की इस घटना को ही हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। When a light ray goes from one medium to another medium, then it deviates from its path. So the deviation of the path from the original path is known as refraction of light. ये दो केसेस होते हैं सर इसमें। एक केस होता है या तो ऑब्जेक्ट या तो यानी कि लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी या तो डेंसर से रेयर में जाएगी। When a light ray goes from rarer medium to denser medium, then it bends towards the normal. When a light ray goes from, देखो सुन नहीं रहा है लड़का, कहाँ खोए हो? सब उड़ जाएगा। एक बार पूरा सिलेबस होने में 8-9 महीने लगे, ठीक है। वो उसके बाद अब ये 1 महीने में सब खत्म कर दूंगा, दोबारा भी मैं पूरा कर दूंगा, दोबारा भी पक्का, इस बात की गारंटी है। लेकिन आप अपने लेवल पर एक बार भी नहीं पढ़ोगे तो इसका मतलब है कि फिर खो जाओगे कहीं भीड़ में। इस भीड़ में अगर अपनी जगह बनानी है ना तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत भीड़ है इस समय, ठीक है ना। पब्लिक लिमिट से ज्यादा है, इतनी ज्यादा भीड़ है कि कहीं रुल जाओगे उस भीड़ में, ठीक है ना। अगर आपने अपने आप को कुछ अच्छे से नहीं अलग किया ना, भीड़ से अलग नहीं किया, रुलना समझते हो ना, रुल जाएंगे, ठीक है ना। रुल जाना मतलब कहीं गायब गुम हो गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए, ठीक है ना। तो बात समझ लो ध्यान से, मेहनत कर लो भाई, मेहनत कर लो। सुनो, मैं इतना जो चिल्ला के इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, मैंने तो सब पढ़ा रखा है। अभी मैं रिवीजन में चाहता तो मैं सबसे ज्यादा मेरे लिए फायदेमंद होता क्या, मैं कुछ भी ना करूँ, आराम करता बैठ के। चलो बैठ के करो सब लोग, आगे बोलता चलो। सबसे पहले सब लोग मुझे लेंस मेकर्स फॉर्मूला का डेरिवेशन करके दिखाओ। अब मैं बैठ जाता आराम से 10 मिनट, तुम करते रहते अपने कॉपी में कुछ और इधर उधर देखभाल ये वो। जैसे मैं कह रहा हूँ पहले पढ़ के आओ, तब ये रिवीजन आपके लिए फायदेमंद होगा। जब आप पढ़ के आएंगे तो रिवीजन फायदेमंद होगा, समझ गए ना। Refraction of light. When a light ray goes from rarer medium to denser medium, then it bend towards the normal. When a light ray goes from denser medium to rarer medium, then it bends away from the normal. Clear? When the angle of incidence, please concentrate. When the angle of incidence increases, the angle of refraction also increases. बोलिए सही है गलत? बहुत ध्यान से सुनो। मैंने कहा when a light ray goes from denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, then it bends away from the normal. Normal से दूर हटती है। Clear? When the angle of incidence increases, then the angle of refraction also increases. सही है गलत? सही है। समझ में आ रही बात ना?
सर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे जस्ट 90 डिग्री का एंगल बना लेगी। सर उस एंगल को उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को जिसके करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। बोलो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। सर ये जो क्रिटिकल एंगल है, अगर मैंने एंगल को इसके भी बियॉन्ड ले गया, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस क्रिटिकल एंगल के भी बियॉन्ड ले गया, तो लाइट जो है ना वो रिफ्रैक्ट करने के बजाय, बाहर निकलने के बजाय वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होने लगेगी, चाहे भले वो ट्रांसपेरेंट मीडियम ही क्यों ना हो। समझ में आ रही बात ना? ट्रांसपेरेंट मीडियम के बावजूद अगर तुमसे कोई सवाल कर ले, फिर मैं कह रहा हूं एसर्शन रीजन में क्वेश्चन आ गया, लाइट कैन रिफ्लेक्ट फ्रॉम ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। एसर्शन, लाइट कैन रिफ्लेक्ट फ्रॉम ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। सही है गलत? सही है। लाइट कैन रिफ्लेक्ट, कैन लिखा, कैन, इस पे जोर देना है। ये नहीं कहा लाइट रिफ्लेक्ट्स, अगर कहता हमेशा रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्स में आ जाता वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब हमेशा होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन लाइट कैन रिफ्लेक्ट फ्रॉम ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये हुआ एसर्शन। बोलेंगे सही है। रीजन बोलेगा व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो बोलेंगे ये भी सही है। और आर और ए दोनों सही भी हैं और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है। बोलो बात समझ में है कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। तो मैंने जानबूझ के इसके साथ किसको जोड़ दिया? इसको जोड़ दिया। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के साथ साथ कौन भी आ गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब सर जब कोई लाइट रे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट कराई जाती है, तो वो लाइट रे बाहर जाने के बजाय वापस उसी मीडियम में लौट आती है जिस मीडियम से गई थी। इस घटना को ही हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब मैं तुमसे पूछूंगा, व्हाट आर द टू नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? The angle of incidence should be greater than critical angle, and the critical angle of the medium is depend upon the nature of medium. Critical angle of the medium is depend upon the nature of medium. Denser medium की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, मतलब उसके नेचर पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो ना? डेंसर मीडियम के। क्लियर है? फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, या साइन सी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, या साइन सी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। बहुत बढ़िया। अब सर ये जो क्रिटिकल एंगल है, एक शर्त तो आपने बता दी कि एंगल जो होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, लाइट ऑलवेज गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, मतलब इस लाइट का जो रिफ्रैक्शन होना चाहिए वो लाइट इंसिडेंट हमेशा कहां से होनी चाहिए? डेंसर से। ऑब्जेक्ट डेंसर में रहना चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? ये दो नेसेसरी कंडीशंस हैं। क्लियर? पहला लॉ कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला लॉ, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, the ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction is always constant. The ratio of sine of angle of incidence and angle of refraction, sine of angle of refraction is always constant. मतलब sin I upon sin R is equal to constant, and that constant is known as refractive index of the medium second with respect to 1. जिसमें से आ रही है उसके रेस्पेक्ट में, जिसमें जा रही है वो उसका। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? sin I upon sin R is equal to म्यू, 1 म्यू 2 कहते हैं उसको। 1 म्यू 2, 1 जिससे जा रही है और 2 जिसमें जा रही है। जिससे जाती है उसको पहले, जिसमें जाती है उसको बाद में, जिसमें जा रही है उसको ऊपर, जिससे जाती है उसको नीचे। म्यू 2 अपॉन म्यू 1, 1 म्यू 2 का मतलब म्यू 2 अपॉन म्यू 1। पूरी कहानी खत्म होती चल जा रही है। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, समझ में आ रही बात ना? अगर स्फेरिकल सरफेसेस पर बात करूं, बहुत ध्यान सुनिएगा, डेरिवेशन आपको खुद करने हैं। ये 2 3 4 डेरिवेशंस हैं कि आपको खुद करने हैं, लेकिन बस इसको मैं डिस्कस करके आज इसको छोड़ूंगा। इसके बाद ये वाले कल डिस्कस करेंगे। समझ में आ रही बात ना? पॉइंट्स जो है हमारे, तो यहां समझिए जल्दी से। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस 2 है सिर्फ, आपको हमने 4 किए थे, लेकिन इसमें फॉर्मूले सिर्फ 2 ही बनेंगे। बोलो कौन कौन से 2? सर पहले वाला केस में बनेगा n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये सर किसके लिए है? When object lies in rarer medium। बात खत्म। सर इस फॉर्मूले में n1 क्या है? बोलो बच्चों, n1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। n2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। u क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। v क्या है? इमेज की डिस्टेंस। r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन पेपर में ऐसे आता है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है डायरेक्ट, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, डेराइव द रिलेशनशिप n2 upon v minus n1 upon u equal to n2 minus n1 upon r वेयर सिंबल है देयर यूजुअल मीनिंग। समझ में आ रही बात ना? एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, प्रूव दैट म्यू अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r। क्वेश्चंस बता रहा हूं तीन तरीके से, डेरिवेशन एक ही है लेकिन ये किसके बनाने के तरीके 3-4 हो जाते हैं, वो सारे के सारे तरीके आपको पता होने चाहिए। ये किस केस में है? व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन एरर मीडियम। एक और बस लास्ट क्या बचा है, n1 अपॉन v बदल जाएगा क्या, n1 के नीचे v और n2 के नीचे u, मतलब जहां v था वहां u, जहां u था वहां v, जहां n1 था वहां n1, n2 जहां n2 था वहां n1, खत्म। समझ गए? n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन u इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r। ये होता है सर व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम। समझ में आ रही बात ना? इस टॉपिक से अब मेरी बात ध्यान सुनिए, यहां तक के केसेस में सिर्फ, यहां तक के केस में सिर्फ यही एक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। इससे पहले डेरिवेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे पहले सिर्फ थियोरिटिकली चीजों को जानना है। इससे पहले के टॉपिक में सिर्फ ये वाले डेरिवेशन, 2 डेरिवेशन याद करिएगा इसके, एक ऑब्जेक्ट रेयर में रख करके, एक बार ऑब्जेक्ट को डेंसर में रख करके। समझ में आ रही बात ना? ये 2 अलग अलग डेरिवेशन आएंगे, बस यही दोनों इंपॉर्टेंट है। अब तक के टॉपिक में डेरिवेशन के नाम पर ये 2 डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। कल यहां से डिस्कशन शुरू होगा, आज की क्लास में मुझे लगता है इतना काफी है, ठीक है ना? नाउ यू कैन लीव द क्लास एंड यू कैन एंजॉय। हाँ